नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मंजीत हत्याकांड को आप सभी दर्शक हैं पूरी तरीके से इस हत्याकांड से वाकिफ हो चले हैं कि किस तरीके से रोहतक के किलोई गांव में एक शादी समारोह के दौरान वाटिका में मंजीत उर्फ 6-3 की तबातोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी जाती है। और इस हत्याकांड की जिम्मेवारी बताया जाता है कि विदेश से एक बड़े गैंग को ऑपरेट कर रहे हिमांशु उर्फ भाऊ, वो इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए, वो पोस्ट है वो सभी ने देखी होगी। और उसके बाद आज सुबह पुलिस ने, जो रोहतक CIA 1 है और STF ने जींद बाईपास के पास है, जो वो 2 शूटर थे इस हत्याकांड में, उनका एनकाउंटर है वो किया। और फिलहाल जो ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक एक जो अपराधी था इस वारदात में, जो शामिल था, जिसको गोली लगी थी, वो अब खतरे से बाहर है। वहीं एक जो गैंगस्टर जिसको गोली लगी थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी जो कंडीशन है काफ़ी क्रिटिकल है। जो ट्रामा सेंटर से जो जानकारी हमने हासिल करने की कोशिश की है उसके मुताबिक जो चेस्ट में जो गोलियां लगी हैं, एक आरोपी जो फतेहाबाद के जो आरोपी हैं उनको जो चेस्ट में गोली लगी है, जो शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। एक गैंगस्टर को वेंटिलेटर पर रखा गया है। ये अब तक का पूरा मामला है। लेकिन इसी बीच मंजीत यानी 6-3 हत्याकांड के बाद जो गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ है, उनकी एक ऑडियो क्लिप है वो सामने आ रही है। और उस ऑडियो क्लिप में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ साहिर नाम के व्यक्ति को धमकी देते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए चाहिए, अगर आप इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं या तो आपको मरवाया जाएगा या आपके पिता को मरवाया जाएगा। इसके साथ साथ हिमांशु भाऊ, अगर वो ऑडियो क्लिप, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बतौर एक पत्रकार जितनी भी जानकारी मैंने जुटाने की कोशिश की है, 2-3 जगहों से ये पुष्टि की है उन लोगों ने कि ये हिमांशु भाऊ की आवाज़ है वो हो सकती है। तो उसमें आगे हिमांशु भाऊ ये कह रहे हैं कि हमने मंजीत 6-3 को भी समझाने की कोशिश की थी, और जिस तरह आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं, इसी तरह मंजीत और 6-3 ने भी किया था। नतीजा आपके सामने है। आप अगर मुझे हल्के में ले रहे हैं तो मेरे बारे में एक बार पता कर लेना। ये ऑडियो एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। साहिर, हिमांशु भाऊ बोल रहा हूँ। 10 करोड़ रुपए तैयार कर लियो। कॉल ना उठाने तय और बात ना करे तय काम नहीं चलेगा। मेरे बारे में पता कर लिए तने बेरा लाग जाएगा। रही बात, तू फंस गया तो न मरवाऊंगा, तेरा बाप फंस गया तेरे बाप न मरवाऊंगा। ये कॉल, ये मैसेज ना देखना। ये मंजीत 6-3 ने भी गलती करी थी, पता कर लियो एक बार। अभी आपने जिस ऑडियो को सुना है उसमें आप समझ सकते हैं कि एक बात इस ऑडियो से निकलकर सामने आ रही है कि शायद हिमांशु उर्फ भाऊ मंजीत यानी 6-3 को लगातार कॉल है वो कर रहा था, और लगातार शायद मैसेज भी हो रहे थे, क्योंकि इस ऑडियो में हिमांशु उर्फ भाऊ ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने मंजीत 6-3 को भी इसी तरह कॉल और मैसेज किए थे और उसने इस बात को है वो सीरियस है नहीं लिया, और उसी तरह आपका अंजाम है, आप भी उस अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन अभी तक बतौर एक पत्रकार जो जानकारी मैंने जुटाई है कि आखिरकार मंजीत के साथ हिमांशु उर्फ भाऊ की कोई खानदानी दुश्मनी भी नहीं थी, ना किसी चीज़ को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर विवाद था, तो आखिरकार उन्होंने इस हत्याकांड को है क्यों अंजाम दिया। दोस्तों, जो डीगलपुरा गांव है वो आज के वक्त पूरे देश में माइक्रो फाइनेंस के रूप में हाईलाइट में है। और अभी जो बेरी से विधायक हैं उन्होंने भी विधानसभा में ये कहा था कि जब महिला कॉलेज को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया कि आर्थिक नगरी है डीगल एक, तो ये गांव है वो पूरा है वो हाईलाइट या सबकी नज़रों में आया। और यहाँ पर अधिकतर लोग हैं वो माइक्रो फाइनेंस का काम करते हैं। और
छोटा मोटा माइक्रो फाइनेंस का काम नहीं करते, जो बड़े कॉरपोरेट्स जो कंपनियां हैं उनके साथ हैं, अब ये लोग डील करते हैं। तो मंजीत के साथ शायद कोई इतनी गहरी दुश्मनी नहीं थी। मंजीत हत्याकांड को शायद हिमांशु उर्फ भाऊ ने अपने दबदबे, नाम या उस कॉरपोरेट वर्ल्ड में, इस माइक्रो फाइनेंस में, इस दुनिया में एंट्री के लिए शायद इस हत्याकांड को बतौर एक पास के तौर पर है वो इस्तेमाल है, वो किया है। क्योंकि जब बेरी में बिल्लू जो कादियान खाप के प्रधान थे, जब ये हत्याकांड हुआ 1-1.5 साल उस घटना को हो चुका है, तो उसके उस समय ही ये अंदाजा है वो लगाया जा रहा था कि हिमांशु उर्फ भाऊ की अब इस बिजनेस में है वो नज़र है। और ये भी बात सामने आ रही है कि पिछले 1 साल के दरमियान है जो माइक्रो फाइनेंस का अच्छा बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको भी अच्छा खासा नुकसान है। जो जिन गैंगस्टर की इस धंधे में एंट्री हो रही है उनके कारण है उन्हें उठाना पड़ रहा है। तो हिमांशु उर्फ भाऊ जिस तरीके से इस ऑडियो में कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मंजीत शैती ने भी हमें सीरियस नहीं लिया था, तो शायद अब इस हत्याकांड के बाद हिमांशु उर्फ भाऊ चाहते हैं कि इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो माइक्रो फाइनेंस का जो काम है इसमें उनकी है वो एंट्री है वो हो जाए, और बतौर दबदबे के लिए एक पास के रूप में इस हत्याकांड को है उन्होंने अंजाम दिया है। और इस हत्याकांड के बाद डिगल गांव में एक दहशत का भी माहौल है और एक आक्रोश का भी माहौल है। और कुछ जो गांव के मौजूदा आदमी हैं, गांव के जो सामाजिक आदमी हैं या राजनीतिक रूप से जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उनसे जब मैंने बातचीत की, हालांकि कैमरे पर काफ़ी लोग हैं अवॉइड कर रहे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, लेकिन जिनसे भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की है तो उन लोगों का प्रयास है कि वो 1 या 2 दिन में किसी प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई है वो चाहते हैं। क्योंकि अब इस पूरी घटना का असर है वो इस बिजनेस पर है वो पड़ने वाला है कि गैंगस्टरों की नज़र है वो अब इस माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में है वो पूरी तरीके से है वो आ चुकी है। तो ये इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई है। और यकीनन हिमांशु उर्फ भाऊ एक 21 साल का नौजवान, और किस हद तक अब उसकी दहशत, उसका खौफ इस इलाके में पूरी तरीके से है वो कायम है वो हो चला है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद भी केवल कोई इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बतौर एक पत्रकार जो भी सच है वो आपको दिखाना होगा, जो सच है वो आपको बताना भी होगा। तो ये यकीनन कि अब संभावना ये जताई जा रही है कि इसके बाद हिमांशु उर्फ भाऊ जो एक्सटॉर्शन के लिए माइक्रो फाइनेंस इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में एंट्री के लिए उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो जाहिर तौर पर अन्य जो फाइनेंस का काम करने वाले लोग हैं उसमें हिमांशु उर्फ भाऊ की दहशत, खौफ है वो कायम होगा। और शायद इसके बाद, इस हत्याकांड के बाद है एक्सटॉर्शन है, शायद उनके पास मोर देन लार्जर देन है वो पहुंचनी शुरू हो सकती है। ये पूरी संभावना है।